class students, we are meeting after a very long time. I know that you know very well about what we have discussed in the last class. We are on the chapter P block elements and we have completed our group first. जो भी हमारा P block का हमें group पढ़ना था, that is group number 15, nitrogen family. Okay, so today we are going to start with the group 16. Okay, group 16 इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली. ऑक्सीजन फैमिली because first member is of this group is oxygen and these are also known as chalcogens. क्या बोलते हैं हम इनको? chalcogens. मैं एक सीरीज लिख रही हूँ. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम. उस से टी पो. आई होप आपको ये सीरीज याद है. दिस इज ऑल्सो नोन एज चाल्कोजन फैमिली. चाल्कोजन फैमिली नोन करने का इसका एक और रीज़न है. इसका रीज़न है आपका कॉपर के ऑक्साइड्स. कॉपर ऑक्साइड्स. अब आप सोचोगे कॉपर ऑक्साइड का रिलेशन यहाँ कहाँ से है? यहाँ पे कॉपर ही नहीं है. बेसिकली जो कॉपर का ग्रीक वर्ड होता है दैट इज चाल्कन. ठीक है, जो आपका कॉपर का ग्रीक वर्ड है इट इज़ रिलेटेड टू चाल्कन. आपका इससे रिलेटेड है. चाल्कन नाम इसे बोलते हैं इन ग्रीक वर्ड. तो ये चाल्कोजन हमने ग्रीक वर्ड में बोला. एंड द मोस्ट ऑफ द कॉपर ऑक्साइड्स हैव ऑल्सो सम ऑफ द पार्ट. जो भी आपके कॉपर ऑक्साइड और हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं दीज आर कम्बाइंडली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फर. जो भी आपके कॉपर ऑक्साइड और हमें एक्सट्रैक्ट आउट करना होगा, जो भी आपका कॉपर नेचर में प्रेजेंट होगा, इट कंटेन लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ सल्फर. उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होते हैं. सल्फर यहाँ पर प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने कुछ थोड़ा सा रिलेशन देखा और इसका नाम रख दिया चाल्कोजन. एज सच कोई ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकते, सिर्फ इतना कि कॉपर के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे विल कंटेन सम अमाउंट ऑफ सल्फर इन इट ऑल्सो. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज चाल्कोजन फैमिली. ओके, तो अब हम उस ऑक्सीजन, अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की अगर आप बात करें, यू नो दैट इट्स बिलोंग्स टू द 6th फैमिली. तो अगर आप इसके जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ऑक्सीजन क्या क्या होता है? 1s2 2s2 2p4 तो NH2 NP4. ये इसका क्या हो गया? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर आप ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन इज 1s2 2s2 2p4. आपको पता है 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर. इसका 2s2 2p4 होगा लास्ट. दिस इज 3s2 3p4 4s2 4p4. इस तरीके से आप करके क्या कर सकते हैं? सॉरी, सो ऑक्सीजन का होगा 1s2 2s2 2p4. इसका होगा लास्ट 3s2 3p4. सेलेनियम इज 4s2 4p4 देनो. तो ये आपका हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. अगर हम इसकी अक्रेंस की बात करें, अगर हम बात करें किसकी? अकरेंस की. इफ यू विल टॉक अबाउट द अकरेंस ऑफ दिस, तो अकरेंस की अगर आप बात करो तो ऑक्सीजन आपको पता है. सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करते हैं. ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है. ऑक्सीजन में ऑलमोस्ट 46.6% आपका बाय मास अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है ऑक्सीजन का. उसके बाद हम सल्फर की बात में आते हैं. सल्फर अर्थ क्रस्ट में मिलता है, बहुत कम अमाउंट में मिलता है, मतलब 0.32 0.1 0.032. सल्फर की अगर मैं बात करूँ 0.032 0.1% प्रेजेंट होता है सल्फर आपके अर्थ क्रस्ट में. और इसका मेन सोर्स क्या है सल्फर के? आपके मिनरल्स हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूँ जिप्सम. आपने पढ़ा होगा कैल्शियम सल्फेट का वो होता है. आप ये इसका कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट मतलब CaSO4.2H2. जिप्सम होता है जिंक ब्लेड ZnS. जिंक ब्लेड इसका सोर्स है. ठीक है, उसके अलावा अगर आप बात करें इसके सोर्स की तो जो आपके एग हो गए, ऑनियन हो गया, मस्टर्ड हो गया, इन सब में जो भी आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है दे विल कंटेन सम अमाउंट ऑफ सल्फर ऑल्सो. तो ये आपके सल्फर आ गए. उसके बाद मैं सेलेनियम और टेलुरियम की बात करूँ तो ये भी आपके मेटल सेल, ये जो सेलेनाइड्स होते हैं ये सल्फाइड्स, ये सेलेनाइड की फॉर्म में, सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं ये हमारे. उसके बाद हम आते हैं पोलोनियम. पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये आपको मिलता है बाय द डिके ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम. जो आपके थोरियम और यूरेनियम मिनरल्स होते हैं, थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल्स जो हैं उनके डिकम्पोजिशन से आपके मिलता है रेडियो एक्टिव डिके से आपके ये. तो ये इनकी अकरेंस हो गई. नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस. सबसे पहला इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है. NH2 NP4 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ये तो हमें क्लियर है. ठीक है, उसके बाद हम इनके आयनिक रेडियाई की बात करें. टॉप टू बॉटम जाने पर आयनिक रेडियाई इंक्रीज होगी एज द नंबर ऑफ शेल आर इंक्रीजेस. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी बिकॉज साइज इंक्रीज हो रहा है. बट वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इज देयर. सपोज करो मैं नाइट्रोजन से पहले, आपको पता है ऑक्सीजन से पहले नाइट्रोजन आता है. ठीक है, लेफ्ट टू राइट तब आप जाते हो
तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन साइज, ठीक है। बट यहाँ पर एक्सेप्शन है दैट ग्रुप 15 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें मैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 इज ग्रेटर देन ग्रुप 16। अब इसका रीज़न क्या होगा, साइज तो स्मॉल इसका होता है ऑक्सीजन का। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। यू ऑल नो दैट 15 ग्रुप हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS2 और यहाँ पर क्या होता है NS2 तो इट इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दैट्स वाई रेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल होने की वजह से दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 16। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये एक रीजनिंग क्वेश्चन में आता है आपका जनरली। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, टेंडेंसी टू गेन देयर इलेक्ट्रॉन। लेट मी टेल यू वन थिंग ऑल्सो दैट अगर मैं इनकी बात करूँ, आपको पता है टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी तो बढ़ती है बट इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम होती है। टॉप टू बॉटम जब आप जा रहे हो तो ऑक्सीजन और सल्फर जनरली नॉन मेटल्स होते हैं, सेलेनियम एंड टेलिडियम आपके होते हैं मेटेलॉइड्स और पोलोनियम इज कंसिडर्ड टू बी अ मेटल। तो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेस नेगेटिव होती जाती है बिकॉज जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। तो लेस नेगेटिव होने का मतलब क्या है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे एनर्जी का रिलीज होना, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं तो जो एनर्जी चेंज होती है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जनरली ये नेगेटिव होती है, पॉजिटिव हमने पढ़ा है, दे आर पॉजिटिव इन द केस ऑफ मेटल्स एंड नॉन नॉबल गैसेस के केसेस में हम पढ़ते हैं, अदरवाइज ये नेगेटिव होगी। लेस नेगेटिव होने का मतलब क्या है, ज़्यादा नेगेटिव है मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, लेस नेगेटिव है मतलब कम एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने पर एनर्जी कम रिलीज होती है, इट मीन्स लेस नेगेटिव होगी। बट देयर इज अ एक्सेप्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर। आई होप दैट यू आर अवेयर अबाउट दिस एक्सेप्शन। हमने 11th में बहुत डिटेल में पढ़ा है दैट सल्फर इज लार्जर इन साइज so it should be have less negative electron gain enthalpy as compared to oxygen. I'm talking about less negative, but ज़्यादा नेगेटिव होती है सल्फर की as compared to oxygen। मतलब ऑक्सीजन से सल्फर तक पर जब आओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर सपोज करो इसकी -343 है, ठीक है, तो इसकी हो सकता है -340 हो जाए, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, लेस नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन ये ट्रेंड नहीं मिलता, हमें अपोजिट ट्रेंड मिलता है। उसका रीज़न आपको पता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन तो जल्दी एक्सेप्ट करता है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, लेकिन इसके स्मॉल साइज होने की वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है देयर इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विच मेक्स द आयन अनस्टेबल। तो इसलिए आपकी सल्फर की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो आई होप ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, मतलब दूसरे तब एक बॉन्डेड एटम होते हैं, बॉन्डेड कंपाउंड होता है, तो अगर किसी बॉन्डेड कंपाउंड में प्रेजेंट है क्या एलिमेंट तो दे विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एलिमेंट। और आपको पता होगा टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होगी। दूसरी बात ये दैट ऑक्सीजन आफ्टर फ्लोरीन, ऑक्सीजन इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो ये आपकी हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद हम इनकी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो ये मैंने बता दिया, ऑक्सीजन सल्फर आर नॉन मेटल, सेलेनियम और जो आपकी टेलिडियम होते हैं दीज आर मेटलॉइड, और पोलोनियम आपका क्या होता है, रेडियो एक्टिव है, शॉर्ट लिव होती है इसकी बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। इट विल फॉर्म बाय द डिके ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इनका मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम, ये बुक में प्रॉपर्टीज़ आपकी टेबल में दी हुई है वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। टॉप टू बॉटम जाने पर आपका एटॉमिक नंबर जो इंक्रीज़ होता है उसके साथ साथ आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा। और अगर आप बात करो ऑक्सीजन और सल्फर, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है बिकॉज ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ O2 एंड सल्फर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ SH। तो टॉप टू बॉटम जाने पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है और मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज आपको पता है क्योंकि आपकी जो गैसेस हैं गैसेस की बात करें बिकॉज साइज इंक्रीज हो रहा है। बट ऑक्सीजन सल्फर में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। उसका रीज़न यही है, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ O2, और सल्फर जो है वो आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो दैट इज द मेन रीज़न बिहाइंड दिस। तो आप आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। वी हैव टू डिस्कस देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। चलिए अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। सबसे पहला हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है।
ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम जो मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, NS2 NP4, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इट मीन्स इनकी -2 हो सकती है, ठीक है। मिनिमम कितनी होती है कि जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो स्टेबल हो जाए, और मैक्सिमम कहाँ होती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के इक्वल, और मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है, +6 तक, ठीक है। कहाँ तक हो सकती है, -2 to +6, ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जनरली सारे एलिमेंट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट टॉप टू बॉटम आओगे तो -2 की जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम। अब ये आपको रीज़न समझाने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, बिकॉज पोलोनियम इज़ अ मेटल। अब अगर आपका पोलोनियम एक मेटल है तो पोलोनियम मेटल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी नीचे नहीं मिलती, उसका रीज़न भी आपको पता है, बिकॉज ऑफ द इनर्टनेस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। उसके बाद अगर आप बात करो ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो जनरली शो करता है आपका ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन मैंने लिखा हुआ है, ऑक्सीजन जो जनरली शो करता है वो स्टेबल -2 शो करता है। पॉजिटिव ये सिर्फ फ्लोरीन के साथ शो करता है। जैसे आपको एग्जाम्पल बताया हुआ OF2, ठीक है, तो इसमें इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 होगी। एक O2F2 भी होता है, तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ये सिर्फ फ्लोरीन के साथ शो करता है, बिकॉज फ्लोरीन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अदरवाइज ये सबके साथ क्या शो करेगा, -2। इसके अलावा जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, जो बाकी के एलिमेंट हैं, वो +2 भी एग्जिस्ट करते हैं, +4 भी शो करते हैं, +6 भी शो करते हैं, ठीक है। सल्फर की अगर मैं बात करूँ, जो आपका सल्फर होता है वो -2 +2 +4 +6 सब शो करता है। तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। नेक्स्ट अब हम सेकंड कॉलेज उनकी प्रॉपर्टी के बाद में बात करते हैं एनोमैलस बिहेवियर। किसकी बात करते हैं, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट एनोमैलस बिहेवियर। अब ये एनोमैलस बिहेवियर क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट देयर एनोमैलस बिहेवियर। ये आपने पहले भी सुना हुआ है अबाउट एनोमैलस बिहेवियर। ऑक्सीजन हमने फर्स्ट 15th ग्रुप में बात किया था नाइट्रोजन के एनोमैलस बिहेवियर की, तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द एनोमैलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन हेयर, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के एनोमैलस बिहेवियर की। एनोमैलस बिहेवियर, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ, ऑक्सीजन के एनोमैलस बिहेवियर की, तो एनोमैलस बिहेवियर किस किस वजह से होता है, स्मॉल साइज। सबसे पहला आपका आता है स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। मीन्स सारे फैक्टर जितने भी हम पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं इसमें फर्स्ट टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट में। तो ऑक्सीजन का ये रीज़न है कि ऑक्सीजन जो है आपका स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इन सब की वजह से एनोमैलस बिहेवियर शो करता है, ठीक है। एनोमैलस बिहेवियर जिससे सपोज ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है O2 फॉर्म में, ठीक है, लेकिन सल्फर को मैंने अभी आपको बताया एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन नहीं कर सकता, ठीक है। ऑक्सीजन आपका इजीली डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। ऑक्सीजन क्या करता है, p बॉन्ड बनाता है, बाकी सारे एलिमेंट इतना इजीली नहीं बना सकते, वो इसके स्मॉल साइज की वजह से, इफेक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से होता है, ठीक है। उसके अलावा ऑक्सीजन की जो कोवेलेंसी होती है वो आपको पता है 4 ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, बट रेयरली ये 2 को एक्सीड करता है। ज़्यादातर तो उसकी 2 मिलती है कोवेलेंसी, रेयरली ही ये 2 को एग्जिस्ट वो करता है आपका, बट मेनली इसकी जो कोवेलेंसी है वो 4 तक लिमिट है, क्योंकि 4 वैलेंस ऑर्बिटल है इसमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया एनोमैलस बिहेवियर। कोवेलेंसी का रीज़न आपको पता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो चलिए हम नेक्स्ट हम चलते हैं, अब सेकेंड हमारा हो गया, थर्ड प्रॉपर्टी हम चलते हैं। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी आएगी आपकी, आएगी रिएक्टिविटी विद अदर एलिमेंट्स। रिएक्टिविटी विद अदर एलिमेंट्स, ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो रिएक्टिविटी अदर एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला आपका आता है हाइड्राइड्स। क्या बनाते हैं ये हाइड्राइड्स, और हाइड्राइड्स बनाते हैं ये H2E टाइप, ठीक है। ई आपका मैं यहाँ लिख देती हूँ, ई आपका हो सकता है यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिडियम और पोलोनियम, ठीक है। जैसे आप पता है H2O होता है, ठीक है, H2S हो गया, H2Se हो गया, H2Te हो गया और H2P हो गया, ये आपके हो गए एलिमेंट्स, ठीक है। तो H2E टाइप के ये हाइड्राइड्स बनाते हैं, H2O, H2S, H2Se, H2Te।
अगर इनके सबसे पहले इनका बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर, टॉप टू बॉटम इधर मैं जा रही हूँ। एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है एसिडिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज होगा। मैंने ग्रुप 15 में कहा था दैट लिसन ऑल द प्रॉपर्टीज़ केयरफुली, क्योंकि बार बार यही रिपीट होंगी। एसिडिक कैरेक्टर हाइड्रोजन की वजह से है, टॉप टू बॉटम जाने पर ड्यू टू साइज डिफरेंस की वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ है इट विल इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी विल डिक्रीज। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। इतना ज़्यादा दूर होते हैं एटम्स, दूर होते हैं एटम्स, देयर बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज और उसकी वजह से उन्हें तोड़ना ईजी हो जाता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज, इट मीन्स लास्ट वाला एलिमेंट ईजिली H+ रिलीज कर सकता है। दैट्स व्हाई देयर एसिडिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। बॉन्ड डिसोसिएशन, देयर एसिडिक कैरेक्टर विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द ईजिली रिमूवल ऑफ H+ आयन एज देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी विल बी वेरी लेस। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, इतना आपको पता गया। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी, मीन्स ज़रा सा हीट करने पर ही ईजिली डिकम्पोज हो सकते हैं। ठीक है, जो अगर आप सबकी बात करो तो सारे हाइड्राइड्स में क्या होता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है एक्सेप्ट H2O। दे ऑल विल शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एक्सेप्ट H2O, क्योंकि रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, दूसरे को रिड्यूस करना, मतलब अपने हाइड्रोजन दे देना। H2O में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये इजीली अपना रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो नहीं कर सकता। ये इजीली शो कर सकते हैं, वो भी टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होगा। एक क्वेश्चन और होता है H2 इस गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बट H2O लिक्विड में, इसका रीज़न है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आई होप ये फर्स्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। सबसे हम चलते हैं रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। तो ये ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड्स किस किस टाइप के बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं EO2 टाइप के और EO3 टाइप के। ज़्यादा एसिडिक ये वाले होंगे, कम एसिडिक ये वाले होंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है। ठीक है, अगर कुछ ऑक्साइड्स की बात करूँ तो ओजोन आपको पता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ओजोन बनता है O3। ठीक है, उसके बाद H2 बनता है। ये आपके क्या होते हैं, गैस होते हैं। ठीक है, मैं पहले इनकी बात कर रही हूँ, इस वाले की बात कर रही हूँ। O3SO2 आपके क्या होते हैं, गैस। जो आपका सेलेनियम का ऑक्साइड है इट विल सॉलिड। ठीक है, इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज हुआ है बट इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज होगा। भाई हाइड्राइड्स का अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्साइड्स का तो डिक्रीज होगा, अपोजिट होते हैं ये दोनों। ठीक है, उसके अलावा अब ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे EO3 टाइप के भी ऑक्साइड्स बनते हैं। दोनों ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं इन दोनों के, क्योंकि जनरली दे आर नॉन मेटलिक ऑक्साइड। तो इनका एसिडिक जो ऑक्साइड का नेचर है वो टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होगा, इतना आपको पता है एसिडिक ऑक्साइड का नेचर, क्योंकि नीचे आपको मेटल मिल रहा है और मेटल के ऑक्साइड्स में स्लाइटली बेसिक कैरेक्टर होता है। तो ये आपकी हो गई रिएक्टिविटी, ऑक्साइड्स हो गए। उसके बाद बनाते हैं आपके हैलोजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैलोजेंस जरा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जो आपका थर्ड है दैट इज हैलोजन, हैलाइड्स। क्या बनते हैं आपके, हैलाइड्स बनते हैं। अब हैलाइड्स किस किस टाइप के बनते हैं वो मैं आपको बता दूं। हैलाइड्स बनते हैं EX2 टाइप के, EX4 टाइप के और EX6 टाइप के। ये 3 टाइप के हैलाइड्स हैं जो आपके बनते हैं। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले EX2 टाइप की बात करती हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर EX2 टाइप के हैलाइड्स की। ठीक है, EX2 टाइप के हैलाइड्स की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, हाँ, तो आपके सारे एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं एक्सेप्ट सेलेनियम। ठीक है, सेलेनियम को छोड़ के, सेलेनियम आपका डाइक्लोराइड फॉर्म नहीं कर, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे एलिमेंट हर टाइप के। E आपका एलिमेंट है, X आपका हैलोजन है, बट ज़रूरी नहीं है कि फ्लोरीन के भी हैलाइड्स मिले, क्लोरीन के भी मिले, सब मिले। दिट विल डिपेंड ऑन द देयर बॉन्ड लेंथ एंड साइज। तो सेलेनियम आपके, अगर मैं इसकी बात करूँ तो सेलेनियम आपका फॉर्म नहीं करता, बाकी सारे एलिमेंट फॉर्म करते हैं। EX2 में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp3। तो sp3 की वजह से स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी, हेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल मैं बता दूँ, S2F2 एग्जाम्पल हो गया, S2F2 हो गया, S2Cl2 हो गया, S2Br2 हो गया। ठीक है, ये आपके सारे डायमेरिक, ये आपकी क्या है, डायमेरिक। कुछ डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ सिंपल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ EX2 फॉर्म में होंगे, कुछ डायमेरिक फॉर्म में होंगे। और जो डायमेरिक होते हैं ये शो करते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सबसे पहली बात, कितने टाइप के हैलाइड फॉर्म होंगे, सबसे पहले मैं EX2 टाइप का बात कर रही हूँ। EX2 सेलेनियम फॉर्म नहीं करता। ठीक है, सेलेनियम सिर्फ आपका फॉर्म करता है, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखूँ, डायमेरिक हैलाइड जैसे Ac2Cl2 हो गया। ठीक है, इसके अलावा सल्फर, बट सल्फर ये वाले भी फॉर्म करता है, SCl2 एग्जिस्ट करता है।
ठीक है। जितने भी डायमेरिक डायहलाइड्स हैं दे विल अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे, जैसे अगर मैं सेलेनियम डाइक्लोराइड ले रही हूँ, डाइमर ले रही हूँ इसका, तो ये डिकम्पोज होने पे इट विल फॉर्म SeCl4 + Sc, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं EX6 की। पहले हम अच्छा इनकी स्ट्रक्चर जरूर याद करना, EX2 की टेट्राहेड्रल होती है। चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका आते हैं EX4 पे, EX4 पे, ठीक है। EX4 की अगर हम बात करूं तो सबसे पहले आता है SF4। ऑक्सीजन, मैंने आपको बताया ऑक्सीजन से इजीली फॉर्म नहीं होते क्योंकि ऑक्सीजन की जो कोवेलेंसी है वो रेयरली 2 को एक्सचेंज करती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक जाती है, उससे ज़्यादा जाती नहीं है, तो इसलिए ऑक्सीजन की हमने यहाँ बात नहीं। सबसे पहला SO4 गैस होता है, उसके बाद SeF4 ये आपका लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसके बाद आता है आपका TeF4 ये आपका सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर EX4 की बात करूँ तो देयर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, sp3d की वजह से इनकी जो ज्योमेट्री होती है इट विल बी TBP। EX2 टाइप की थी टेट्राहेड्रल sp3, EX4 का है TBP ज्योमेट्री, ओके। EX4 की हो गई आपकी TBP ज्योमेट्री और उसके बारे में आपको पता ही है। उसके बाद अगर हम बात करें TBP ज्योमेट्री होती है, बट इनकी जो स्ट्रक्चर आती है सीसॉ स्ट्रक्चर जो आती है वो कौन सी आती है, सीसॉ। वो आप बना के देखोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है EX6 के, ठीक है। EX6 की अगर हम बात करें तो जनरली पहले सब में बात करते हैं, जो हैलाइड्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो इस ऑर्डर में जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हर केस में है हैलाइड्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हैलाइड्स का सारे में यही है ऑर्डर। फ्लोरीन के वाले सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, फिर क्लोरीन वाले, फिर ब्रोमीन वाले, फिर ब्रोमाइड वाले। अगर मैं हेक्सा हैलाइड्स की बात करूं तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पहले इनकी स्ट्रक्चर दे देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे तो sp3d2 आएगी और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इनकी बात करूँ तो हेक्सा हैलाइड्स के केस में सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड्स हैं जो स्टेबल्स होते हैं, ठीक है। हेक्सा हैलाइड्स में मैं अगर बात करूँ तो ओनली हेक्सा फ्लोराइड्स आर स्टेबल, ओनली हेक्सा फ्लोराइड्स आर स्टेबल। उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ, साइज़ का फैक्टर होगा, ठीक है। कैसे, सल्फ़र ले रहे हो आप, ठीक है, सल्फ़र के आगे आप 6 फ्लोरीन लगा दो इजीली, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब यही सल्फ़र है, इसके आगे मुझे लगाने हैं 6 क्लोरीन। अब खुद समझ जाओगे, मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ बनाया, आप देखो 1 2 3 4 5 आ गए, लेकिन 6 को लगाना बहुत मुश्किल है। तो स्टेरिक रीज़न की वजह से आपके हेक्सा फ्लोराइड्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और सबसे ज़्यादा स्टेबल जो आपका वो SF6 है, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूँ, मैं हेक्सा फ्लोराइड्स की बात कर रही हूँ तो ये SF6 हो गया, और जैसे आपका SF6 बन गया, SeF6 भी बन सकता है, TeF6 भी बन सकता है, उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल SF6 ही होता है, ठीक है। स्टेरिक रीज़न है, और आपको याद रखना है तो फ्लोराइड सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेंगे ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। तो ये आपका हो गया रिएक्टिविटी। उसके बाद अगर हम, तो ये आपका सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने आज डिस्कस की। चलिए थोड़ा सा अभी हमारे पास टाइम है तो वी कैन डिस्कस व्हाट वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट। तो ये आपकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, सारी नोट्स यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। उसके बाद हमें पढ़ना है अब डाईऑक्सीजन, इसको थोड़ा हमें टाइम लगेगा। अब आगे हमें जो पढ़ना है डाईऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ एंड प्रॉपर्टीज़, उसके बाद हमें ओजोन भी पढ़ना है, हमें सल्फ्यूरिक एसिड भी पढ़ना है H2SO4 ही, उससे पहले हमें सल्फ़र पढ़ना है। सल्फ़र के सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म पढ़ने हैं, मीन्स इस ग्रुप में कुछ भी कट नहीं हुआ है, ग्रुप 16 में जितना पहले था वो सारा पढ़ना है। हमें ऑक्सो एसिड्स भी पढ़ने हैं, सल्फ़र के ऑक्सो एसिड्स भी वी हैव टू डिस्कस। तो जितना हमारा चीज़ें था वो हमको सारी ही पढ़नी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन हमारा सबसे पहला कंपाउंड है इस चैप्टर का, इस ग्रुप का, सॉरी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन से। सो लेट अस स्टार्ट विद द ऑक्सीजन O2, ठीक है। O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन की अगर आप बात करो तो इट कैन बी ईजिली प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सॉल्ट्स। कुछ सॉल्ट्स को, कुछ मेटल के सॉल्ट्स को ईजिली हीट करके बनता है। वो मेटल के सॉल्ट पहला बता रही हूँ, बाय हीटिंग मेटल सॉल्ट्स। अब वो मेटल के सॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे नाइट्रेट हो गए, ठीक है,
परमैग्नेट्स हो गए, मेटल्स के परमैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट हो, इस तरीके से क्लोरेट हो गए। जैसे एक रिएक्शन आप बहुत अच्छे से जानते हो KClO3 का, पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन, जब आप इसे हीट करते हो तो KCl प्लस ऑक्सीजन बनता है। उसके अलावा इसे आप प्रिपेयर कर सकते हो कुछ लो रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड से, मतलब जैसे सिल्वर हो गया, ठीक है, सिल्वर का ऑक्साइड्स है Ag2, अगर आप इसे हीट करो तो भी आपका क्या मिल सकता है, Ag प्लस ऑक्सीजन। लेड के ऑक्साइड्स को हीट करो तो भी आपको ऑक्सीजन मिल सकता है। उसके बाद आपकी थर्ड प्रिपरेशन आपने याद होगा H2O2 का डिकम्पोजिशन। आप H2O2 का डिकम्पोजिशन करते हैं तो भी आपको H2 प्लस O2 मिलता है। और लार्ज स्केल पे अगर मैं बात करूँ तो ये हमें मिलता है सिंपल वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से। आपको पता है H2 प्लस O2 मिलता है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस आप खुद करेंगे। तो ये कुछ प्रिपरेशन है। यहाँ पर और भी रिएक्शन है सिल्वर की, मरकरी के ऑक्साइड्स के साथ, लेड के ऑक्साइड्स के साथ, वो सब आपको खुद से पढ़ना है। तो ये सिर्फ प्रिपरेशन है इसकी, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली इसे एयर से भी सब होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो कैसे, एयर को लिक्विफाई करें, एयर को लिक्विफाई करके सबसे पहले उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करें, उसके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर रिमूव करें, फिर आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बचेंगे, आप उन्हें डिस्टिल आउट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम प्रॉपर्टीज़ पर। फिजिकल और केमिकल हम दोनों स्टडी करेंगे। अगर मैं ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो ऑक्सीजन कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस होती है, सॉलिडिटी इसकी हाई होती है वाटर में, ठीक है। 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं इसके, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18, ये इसके 3 आइसोटोप हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। O2 आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर है, ऑल्दो इट हैव इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना आपको याद होगा, इवन नंबर होते हैं बट पैरामैग्नेटिक होता है। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वी हैव प्रूव्ड इट इन 11th क्लास, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ O2, ठीक है, इसकी जो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो हाई होती है, इतना आपको पता है, ठीक है। रिएक्ट विद ऑल मेटल्स, ये रिएक्ट करता है सारे मेटल्स के साथ। और वो रिएक्शन जनरली कैसे होती है, एक्सोथर्मिक, जनरली एक्सोथर्मिक। हाँ, हमें रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए स्टार्टिंग में, इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे, एक्सोथर्मिक है बट फिर भी मेटल हीट करने पे रिएक्ट करते हैं। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग समझ लीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि जो आप स्टार्टिंग में हीट प्रोवाइड करते हो दैट इज़ टू डिसोसिएट O2, वो O2 को बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर O2 का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो वो इजीली रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ केसेस में हमें O2 के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए स्टार्टिंग में हीट देना पड़ता है, रिएक्शन को इनिशिएट करना पड़ता है। जैसे ही O2 का बॉन्ड ब्रेक हुआ, जब वो मैग्नीशियम मेटल किसी भी मेटल के साथ कंबाइन होगा तो दैट रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। वैसे कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल सबके साथ रिएक्शन करता है, जैसे कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन बनता है, CaO बनता है, तो आपको पता होगा। नॉन मेटलिक कंपाउंड जैसे आपके हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ठीक है, जैसे CH4 प्लस O2 हो गया। आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को जब आप ट्रीट करते हो CO2 प्लस H2O बनता है, प्लस हीट एनर्जी भी निकलती है, ठीक है। उसके अलावा P4 के साथ अगर मैं रिएक्शन लिखूँ तो P4O10 बन गया। कुछ कंपाउंड कैटालिसिस रिएक्शंस के थ्रू होते हैं, जैसे SO2 प्लस O2 अगर आप लिखो तो कैटालिसिस की हेल्प से ही रिएक्शन हो जाती है, इजीली नहीं होती। तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो ऑक्सीजन की है, डिटेल यू हैव टू सी इन योर NCERT बुक्स एंड यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स योरसेल्फ। उसके बाद हम यूजेस में आते हैं। यूजेस में ऑक्सीजन आपको यूज़ पता है, नॉर्मल कंबशन में यूज़ होता है, रेस्पिरेशन में यूज़ होता है। उसके अलावा फ्यूज़ के कंबशन में हम इसे यूज़ करते हैं। सिलेंडर्स में, जो आपके हॉस्पिटल्स में जो भी आपके सिलेंडर्स होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, और ऑक्सीजन सिलेंडर वाइडली यूज़ होते हैं आपके हॉस्पिटल में। ऑक्सा एसिटिलीन वेल्डिंग में से यूज़ किया जाता है, ठीक है। वेल्डिंग करने के लिए ऑक्सी एसिटिलीन एक वेल्डिंग होती है, उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी ऑक्सीजन होगी विद द प्रिपरेशन। So from in the next class we will further continue with this group. Thank you so much for today's class.